अर्थक्वेक से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। अगर अर्थक्वेक को एक्सप्लेन किया जाए सिंपल वर्ड्स में, तो इसका मतलब होता है अर्थ का हिलना, ज़मीन का हिलना। ज़मीन क्यों हिलती है, अर्थक्वेक का क्या रीज़न है, इसको एग्जैक्टली समझने के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हम फॉल्ट्स को समझेंगे। फॉल्ट क्या होता है, तो फॉल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, इससे ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि दो रॉक्स हैं और रॉक के बीच में बिल्कुल एक दरार सी पड़ी हुई है, ये फॉल्ट है। अब ये फॉल्ट क्या होता है, ये दोनों रॉक्स, इस फॉल्ट के जो दोनों तरफ रॉक्स हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहती है। लेकिन इसके ऊपर जो वेट होता है, बाहर के ऊपर के लेयर का जो वेट होता है, उसके वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये लॉक रहती है एक दूसरे में। लेकिन समय बीतने के साथ कभी कोई ऐसा वक्त आ जाता है जब ये उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करके, उसको ख़त्म करके, और ये एक दूसरे पर एब्रप्टली स्लाइड करती है, एक दूसरे पर फिसल जाती है। तो इनके फिसलने के वजह से यहाँ से बहुत बड़े एक लेवल पर एनर्जी रिलीज होती है। ये कुछ इस तरह से अगर हम इसको देखें तो समझ में आएगा। तो ये जो रॉक्स हैं दोनों एक दूसरे पर स्लाइड हो गई हैं। अब इनके स्लाइड होने के वजह से यहाँ एक बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज हुई। ये जहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, तो ये एनर्जी रिलीज होने के बाद चारों तरफ आप जो ये देख रहे हैं, ये वेव्स दिखा रही है। सर्कल में जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि वेव्स हैं। तो इनके एनर्जी के रिलीज होने की वजह से वेव चारों तरफ प्रोपेगेट करने लगती है, मूव करने लगती है। इसी वेव की वजह से अर्थक्वेक हम महसूस करते हैं। जो ज़मीन हिल जाती है, अर्थक्वेक इसी वजह से आती है। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा जहाँ पर रिलीज हुई है, इसको हम लोग फोकस या फिर हाइपोसेंटर कहते हैं। और फोकस के ठीक ऊपर का जो एरिया होता है, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के ठीक ऊपर का एरिया, उसको एपिसेंटर कहा जाता है अर्थक्वेक का। तो यहाँ एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि अर्थक्वेक का रीज़न क्या है। इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है कि अर्थक्वेक के क्या रीजंस हैं। अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक वेव की। जो वेव अभी हमने देखा, तो ये जो वेव्स आप देख रहे हैं, इनके भी अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग तरह के वेव हैं। तो दो तरह से नॉर्मली हम अर्थक्वेक वेव को बांटते हैं, एक बॉडी वेव और एक सरफेस वेव। बॉडी वेव मतलब जो अर्थ के अंदर जो वेव्स निकल रही हैं, अर्थ के फोकस से अर्थ में ट्रैवल करते हुए जो वेव्स निकली हैं, वो है बॉडी वेव। और जब सरफेस पर आ जाती है, जमीन के सतह पर आने के बाद जो एक नई वेव जनरेट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस वेव। तो यहाँ अब ये जानना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि अर्थक्वेक जो है, कोई भी अर्थक्वेक, ये हमेशा लिथोस्फेयर में ही आती है। लिथोस्फेयर मतलब ज़मीन के बिल्कुल ऊपर का जो पार्ट होता है, 200 किलोमीटर, मतलब ग्राउंड से 200 किलोमीटर नीचे तक का जो पार्ट है, वो है हमारा लिथोस्फेयर। इसको और डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, अलग अलग लेयर्स को अर्थ के, और आपके इस बुक में बताया भी गया है। तो अभी के लिए हमारे लिए सिर्फ इतना जानना इम्पोर्टेंट है कि सरफेस से नीचे 200 किलोमीटर तक का जो एरिया है, वो लिथोस्फेरिक एरिया है। इसी लिथोस्फेयर में अर्थक्वेक्स आती हैं। और इन अर्थक्वेक्स से जो वेव्स निकलती हैं, बेसिकली दो तरह की वेव मैंने आपको बताया है, एक तो बॉडी वेव, एक सरफेस वेव। फिर फर्दर हम बॉडी वेव को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। तो ये इन सारे वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो सिस्मोग्राफ अब में आप देखेंगे कि तीन अलग अलग तरह की वेव्स वहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं, पी वेव, एस वेव और फिर सरफेस वेव। पी वेव, एस वेव बॉडी वेव का ही एक पार्ट है। तो बॉडी वेव का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि अर्थ होकर के ये वेव निकलती है, इसलिए इसको बॉडी वेव कहते हैं। और सरफेस वेव कहने का मतलब ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वो सरफेस पर जब पी वेव आ जाती है, तो वहीं से एक नई वेव जनरेट होती है सरफेस के ऊपर, इसलिए उसको सरफेस वेव कहते हैं। अब ये जो पी वेव और एस वेव है, बॉडी वेव के जो दो अलग अलग पार्ट्स हैं, पी वेव और एस वेव, इनका जो प्रोपेगेशन होता है, ये किस तरह से ट्रैवल करती है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। तो यहाँ पर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, वो ये है कि जिस तरह से लाइट के साथ हमने क्लास 10th में भी देखा है कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट करती है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपको मालूम होगा।
रिफ्लेक्शन मतलब आप जब किसी चीज़ पर लाइट डालते हैं तो फिर वो लाइट वापस मुड़ जाती है, तो वो रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन मतलब स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। तो अर्थक्वेक वेव के साथ भी ऐसा ही होता है, ये भी रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट करती है। अब यहाँ पर जो दो बॉडी वेव में जो दो अलग अलग तरह के वेव्स हैं, पी वेव और एस वेव, ये क्या करती है, इनका जो प्रोपेगेशन है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि ये कैसे प्रोपेगेट करती हैं। तो इनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पी वेव बिल्कुल साउंड वेव की तरह बिहेव करती है। पी वेव का नेचर साउंड वेव की तरह है। जैसे साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत होती है। मैं अगर बोल रहा हूँ और आप अगर सुन रहे हैं, मतलब आप अगर मेरे पास बैठे हुए और सुन रहे हैं, तो आपके और मेरे बीच में ही एक मीडियम होता है, एयर। एयर मेरे साउंड को आपके कानों तक लेकर जाती है। तो इसी तरह से पी वेव को ट्रैवल करने के लिए भी एक मीडियम की ज़रूरत होती है, बिना मीडियम के वो ट्रैवल नहीं कर सकती। तो पी वेव सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड में भी ट्रैवल कर सकती है और गैस में भी ट्रैवल कर सकती है। लेकिन एस वेव के साथ ऐसा नहीं है, सेकेंडरी वेव के साथ ऐसा नहीं है। सेकेंडरी वेव में क्या होता है कि वो सिर्फ सॉलिड होकर के ही ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड और गैस के में होकर के वो ट्रैवल नहीं कर सकती। एक और डिफरेंस जो होता है पी वेव और एस वेव के बीच में, कि पी वेव पहले आती है, प्राइमरी वेव इसलिए उसका नाम है, और एस वेव सेकेंडरी वेव वो थोड़ा टाइम लेग के साथ आती है, मतलब थोड़ा लेट आती है पी वेव से, इसलिए उसको सेकेंडरी वेव भी बोलते हैं। तो जो सबसे लास्ट में रिकॉर्ड होता है सिस्मोग्राफ पर, वो होता है सरफेस वेव, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बाद में आती है, लेकिन सबसे पहले रिकॉर्ड पी वेव, और पी वेव के बाद सेकेंडरी वेव, देन थर्ड सरफेस वेव। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो इन तीनों वेव्स में, पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव में, सरफेस वेव जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। उसके वजह से रॉक्स में डिस्प्लेसमेंट होता है, और इस तरह से जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे यहाँ, जैसे कोई बिल्डिंग है, रोड्स हैं, और भी सारी चीज़ें हैं, वो कोलैप्स कर जाती हैं। अब अर्थ वेव के प्रोपेगेशन को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि पी वेव जो है वो साउंड वेव की तरह बिहेव करती है। तो साउंड किस तरह से ट्रैवल करती है? साउंड ट्रैवल करती है, जिस डायरेक्शन में साउंड जा रही है उसके पैरेलल ट्रैवल करती है। साउंड का इस तरह का कुछ ट्रैवल होता है, और बाकी के जो वेव्स हैं वो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ इसको, इसके कैसे ट्रैवल करती है। ये देखिए, पी वेव का ट्रैवल कुछ इस तरह का होता है। पी वेव मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पैरेलली वो इस तरह से जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल रास्ते में आ रहा है उसको वो कंप्रेस कर देती है, मतलब दबाती है, फिर ऐसे छोड़ देती है, फिर दबाती, छोड़ती है, दबाती है। तो इसमें उसका मटेरियल्स का एक तरह से स्क्वीज हो जाता है। और वे ये जो बाकी के अलग अलग तीन वेव्स हैं, एस वेव और सरफेस वेव, ये कुछ इस तरह से ट्रैवल करती है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के बिल्कुल पैरेलल पी वेव ट्रैवल कर रही है, और एस वेव में हम देख रहे हैं डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एस वेव, इस तरह से। अगर डायरेक्शन ये है तो इस तरह से ट्रैवल कर रही है, तो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रही है। अब यहाँ पर हम आते हैं कि हमारे लिए ये अर्थक्वेक्स जो हैं, ये कैसे हमें ये बताती हैं कि अर्थ के नीचे क्या है। हम इससे कैसे चीज़ों को समझ पाते हैं अर्थक्वेक के नीचे, अर्थक्वेक की वजह से, कि नीचे के लेयर्स में क्या क्या होंगे। क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अर्थ का जो इंटीरियर है उसके पास, हमारे पास जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो इन्फ्रेंसेस हैं, मतलब हम अनुमान लगाते हैं। कुछ डायरेक्ट सोर्सेस भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होगा। तो इन सब में जमीन के नीचे जो चीजें हैं उसमें अर्थक्वेक हमारी किस तरह से हेल्प करता है अनुमान लगाने में। तो इसको समझने के लिए हमने ये समझ लिया कि पी वेव और एस वेव कैसे ट्रेवल करती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है शैडो जोन। शैडो जोन के वजह से हम ये समझ पाते हैं कि अर्थक्वेक जो है कुछ एक जमीन के जो लेयर्स हैं उनमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं, ये एक्चुअली हम शैडो जोन की वजह से समझ पाते हैं। तो अब शैडो जोन किसे कहते हैं इसे समझना इंपॉर्टेंट है। सिस्मोग्राफ काफ़ी दूर दूर में जो अर्थक्वेक्स आती हैं उनको भी रिकॉर्ड कर लेती हैं सिस्मोग्राफ, मतलब उसके जो तीनों वेव्स होते हैं वो सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक वेव्स रिकॉर्ड नहीं हो पाती। तो वो जो एरिया है जहाँ पर अर्थक्वेक वेव्स रिकॉर्ड नहीं हो पाती उसको हम लोग बोलते हैं शैडो जोन, क्योंकि वहाँ पर अर्थक्वेक्स
रिकॉर्ड नहीं होती हैं। अब यहाँ शैडो जोन को समझने के लिए आपको आपके लिए ये फिगर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ दो वेव्स हैं, ये सारे जो हैं ये पी वेव्स हैं, ये जो देख रहे हैं आप पी वेव्स हैं। तो ये पी वेव का एक आपको फिगर बना करके दिखाया गया है पी वेव के शैडो जोन को दिखाने के लिए। तो जैसा कि हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया है कि पी वेव सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मीडियम से होकर ट्रैवल कर सकती हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो फोकस है अर्थक्वेक का, फोकस से चारों तरफ वेव ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन यहाँ इस जगह पर आने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, इधर से रिफ्लेक्ट होती चली जाती हैं। सेम इस जगह पर भी यही होता है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। अब इसके वजह से ये होता है कि ये जो एरिया है यहाँ पर कोई वेव नहीं आ पाती। अब जैसा कि पी वेव सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मीडियम से ट्रैवल कर सकती हैं, तो ये बाकी के जो वेव्स हैं ये रिफ्लेक्ट नहीं होकर के सीधे चली आती है, और यहाँ इस वाले एरिया में भी वेव्स रिकॉर्ड हो जाती हैं। बट ये जो एरिया है, ये यहाँ पर 103 डिग्री टू 142 डिग्री का जो एक एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पर शैडो जोन बन जाता है पी वेव का। अब देखते हैं हम एस वेव के शैडो जोन को, क्योंकि एस वेव के बारे में हम ये पहले ही जान चुके हैं कि एस वेव सिर्फ सॉलिड होकर के ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड और गैस से ट्रैवल नहीं कर सकती। तो एस वेव के साथ क्या होता है, एस वेव सिर्फ इन एरियाज में, ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एस वेव को रिकॉर्ड किया जाता है, बाकी ये इतना बड़ा एरिया जो है वो एस वेव रिकॉर्ड वहाँ पर नहीं होता। तो इससे जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो एस वेव है ये कोर के को पार करके अर्थ के दूसरी तरफ क्यों नहीं आ पाती है, क्या रीज़न होगा इसका। तो फाइनली वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि इसका मतलब है ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पर कुछ लिक्विड होगा, लिक्विड के वजह से वो एस वेव इसको क्रॉस नहीं कर पाती। तो इस तरह से अर्थक्वेक के वजह से हम ये समझने में कामयाब हो पाए कि ज़मीन के नीचे किस किस तरह की चीज़ें हैं। और जैसा कि अब ये बड़े लेवल पर साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात को मानती है कि कोर का जो आउटर एरिया है वो लिक्विड फॉर्म में है, फिर कोर का जो इंटीरियर एरिया है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो ये इसके पीछे कुछ ऐसे ही एविडेंसेस हैं जिससे हमें ये सारी चीज़ें जानने में हेल्प मिली। अब हम समझते हैं कि अर्थक्वेक जो हैं वो दरअसल कितने तरह की होती हैं, टाइप्स क्या क्या हैं अर्थक्वेक के। तो जो सबसे कॉमन टाइप है अर्थक्वेक का वो है टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, और ये रॉक के स्लाइड होने की वजह से आती है। जो अभी हमने देखा रॉक का स्लाइड होना, फॉल्ट के पास दो रॉक्स का स्लाइड हो जाने की वजह से टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स आती हैं। एक दूसरे तरह का अर्थक्वेक है जो वोल्केनिक अर्थक्वेक कहलाता है, मतलब जहाँ पर जिसकी वजह से वोल्केनोज होती हैं, ज्वालामुखी फट जाती है। लेकिन ये बहुत छोटे से रीजन में कन्फाइंड है, मतलब हर जगह नहीं है। इस तरह के अर्थक्वेक्स जो हैं वो बहुत कॉमन नहीं है और बहुत हर जगह नहीं पाया जाता। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे तरह की, तो तीसरे तरह का अर्थक्वेक है जहाँ पर माइनिंग बहुत ज़्यादा इंटेंस की जाती है, ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा आपने खुदाई कर ली, तो वहाँ पर कभी कभी क्या होता है, जो रूफ है, छत है ज़मीन का, वो टूट कर गिर जाता है। उसके वजह से छोटे मोटे भूकंप आ सकते हैं, माइनर ट्रेमर्स आ सकते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। और चौथा है ग्राउंड शेकिंग। ये आपका किसी एक्सप्लोजन से भी हो सकता है, बॉम्ब से हो सकता है, न्यूक्लियर डिवाइसेस से हो सकता है। इस तरह के अर्थक्वेक्स को हम लोग एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कहते हैं। तो अभी तक हमने जो अर्थक्वेक देखा, चार देखा, पांचवा एक और अर्थक्वेक है, ये रिजर्वॉयर वाले एरिया में आता है। जैसे कि आपने कोई डैम बनाया है, डैम में वाटर इकट्ठा करने के लिए एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर बनाया हुआ, अब अगर वो टूट जाए तो उसके वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। अब अर्थक्वेक को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, सिस्मोग्राफ के बारे में हमने जाना। सिस्मोग्राफ सिर्फ वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए, अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को या मैग्नीट्यूड को वो मेजर नहीं करती है। अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं जो स्केल है, एक्चुअली मैग्नीट्यूड स्केल है हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टर स्केल। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कितनी एनर्जी जो है वो उस अर्थक्वेक से रिलीज हुई। तो ये इस स्केल पर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। रिएक्टर स्केल पर 0 से लेकर 10 तक नंबर्स होते हैं। जितना ज़्यादा होगा, मतलब अगर 4 है, 5 है, 6 है, तो 6 वाला ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा
खतरनाक भूकंप हुआ। इसी तरह से अगर 7 है 8 है तो वो और भी बहुत ज़्यादा डेंजरस अर्थक्वेक हो गया। और इसके अलावा जो इंटेंसिटी है, कितनी इंटेंस है कोई भी जो अर्थक्वेक है, इंटेंसिटी हम कैसे देखते हैं कि जो विजिबल हमें डैमेज नज़र आता है अर्थक्वेक, ज़मीन के ऊपर जो हमें डैमेजेस दिख रहे हैं, तो वो उस अर्थक्वेक का इंटेंसिटी हुआ। इसको हम लोग नापते हैं मकाली स्केल पर। ये जो नाम है ये एक इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर मकाली रखा गया है। और इसके अंदर 1 से लेकर के 12 तक, 1 to 12, ये इंटेंसिटी स्केल है। जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा डैमेज। अब हम आते हैं अर्थक्वेक के इफेक्ट को समझते हैं कि क्या क्या इफेक्ट होता है। तो अर्थक्वेक एक नेचुरल हजार्ड है, इससे इसके बहुत बुरे बुरे इफेक्ट्स होते हैं। ग्राउंड शेकिंग होता है, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट्स, लैंड एंड मड स्लाइड, सॉइल लिक्विफिकेशन। अर्थक्वेक के टाइम में कभी कभी आप देखेंगे ज़मीन से पानी बाहर आने लगती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अवेलांचेस हैं, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हैं, फ्लड, डैम, ये सारी चीज़ें टूट जाती हैं। स्ट्रक्चरल कोलैप्स, सुनामीज, ये सारी चीज़ें आती हैं, अर्थक्वेक की वजह से होती हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट जो आपको दिया गया है, इस लिस्ट में से पहले जो 6 हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ग्राउंड शेकिंग, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, लैंड एंड मड स्लाइड, सॉइल लिक्विफिकेशन, ग्राउंड लर्चिंग, एवलांचेस, तो इसका लैंड फॉर्म पर इसका कुछ बेयरिंग, मतलब इसका असर वहाँ के लैंड फॉर्म पर पड़ता है। लेकिन जो बाकी के हैं जितने नीचे देख रहे हैं, इसका इमीडिएट असर होता है वहाँ के लोगों की लाइफ पर। इससे लाइफ और प्रॉपर्टीज का डैमेज होता है। बाकी के जो हम इफेक्ट्स अर्थक्वेक के देख रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सुनामी। सुनामी अर्थक्वेक का आफ्टर इफेक्ट है। अर्थक्वेक के वजह से सुनामी आती है। सुनामी को और भी डिटेल में हम समझेंगे, अभी के लिए फिलहाल इतना जानना जरूरी है कि अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है कि जब ओशन के एरिया में कहीं पर एक बड़ा सा नीचे, जो ओशन के नीचे का ज़मीन है वो डिस्प्लेस हो गया, तो उसको भरने के लिए चारों तरफ से वाटर आती है। फिर वो वाटर जो है वहाँ पर भरने के बाद काफ़ी सारी वाटर्स बच जाती हैं, और वही वाटर जब वापस जाती हैं तो उससे बड़े वेव्स जनरेट होते हैं, और उन वेव्स को ही हम लोग सुनामी कहते हैं। तो ये हमने देखा, अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट्स को समझ लिया। अब अर्थक्वेक ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही तरह का होता है। मतलब कहीं पर अर्थक्वेक बहुत कॉमन है, जैसे कि जापान है, वहाँ अर्थक्वेक का आना कॉमन सा है। कहीं कहीं ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ अर्थक्वेक नहीं आते हैं। हमारे इंडिया का ही एग्जांपल अगर हम लोग लें, तो जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, पेनिनसुलर इंडिया है, वहाँ पर अर्थक्वेक नहीं आ मतलब कम आते हैं, नहीं आते हैं। लेकिन जो हिमालयन रीजन है वहाँ के, वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, वहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा अलग अलग पार्ट मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक होते हैं। कुछ अर्थक्वेक होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अगर रिएक्टर स्केल पर 7 या 8 का कोई अर्थक्वेक हो तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और कुछ अर्थक्वेक होते हैं जो जिसका कोई मतलब हमें पता तक नहीं चलता। तो इस तरह से अर्थक्वेक्स अलग अलग तरह के होते हैं। और कुछ ऐसे अर्थक्वेक्स होते हैं जो एक तो बहुत डैमेजिंग होते हैं, और कुछ ऐसे भी जो डैमेजिंग नहीं होते हैं। और अगर हम बात करें कि कितने अर्थक्वेक्स आते हैं, तो ऑलमोस्ट हर मिनट एक अर्थक्वेक आ रहा होता है। कहीं ना कहीं वर्ल्ड के किसी न किसी पार्ट में आपको हर मिनट में अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। अब आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ अगले पार्ट में आपको बताता हूँ।